आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं खामोश निगाहें इश्क की भाग दो। ऐना उसे सारा काम समझाने लगी। युवराज अपने कैबिन की तरफ जा रहा था। रास्ते में श्रद्धा को देखा तो कुछ पल उसे देखता ही रहा। ना जाने क्या था दोनों के बीच जो उनको एक दूसरे के करीब खींचता था। श्रद्धा अपने काम में लगी हुई थी। साक्षी ने युवराज को देख लिया। साक्षी ने युवराज की तंद्रा तोड़ी। ओह साक्षी, तुम यहाँ कब आई? युवराज ने आंखें इधर उधर करते हुए कहा। जब तुम श्रद्धा को देख रहे थे। नहीं, क्या कह रही हो तुम? युवराज ने कुछ अटकते हुए कहा। अच्छा एक मिनट, मेरे कैबिन में चलना तुम मेरे साथ। साक्षी उसे अपने साथ कैबिन में ले गई। श्रद्धा की नज़र युवराज के कैबिन की तरफ गई। उसे लगा वो अभी तक नहीं आया। अच्छा सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे और श्रद्धा के बीच? क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। युवराज साक्षी से झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। वैसे मैं ऐसे ही किसी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, पर अगर तुम चाहो तो मैं। साक्षी ने युवराज से मजाक करना शुरू कर दिया। क्या कह रही हो साक्षी, ऐसा कुछ नहीं है। युवराज ने साक्षी को चुप करते हुए कहा और वहां से जाने लगा। अरे, अगर तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, साक्षी ने पीछे से कहा। युवराज उसकी बात अनसुनी करके वहां से निकल गया। साक्षी को अभी भी चैन नहीं मिल रहा था जब तक वो श्रद्धा से बात ना कर ले। आखिर दो प्यार करने वालों को कैसे मिलवाया जाए, उसने अपने मन में सोचा। श्रद्धा रोज की तरह फाइलों में लगी हुई थी। साक्षी से रहा नहीं गया। वो सोचती सोचती श्रद्धा के पास आई और कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ, आज इतनी परेशान लग रही हो? श्रद्धा ने साक्षी को देखकर कहा। हाँ यार, मेरा एक फ्रेंड है, वो एक लड़के को पसंद करता है पर उससे कह नहीं पा रहा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर बोल नहीं पा रहा तो एक प्यारे से बुके में एक नोट लिख कर भेज दे जिसमें उसके दिल की सारी बात हो। हाँ यार, उसे यही बताना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें युवराज सर कैसे लगते हैं? साक्षी ने धीरे से पूछा। कैसे लगते हैं मतलब? अच्छे हैं, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और एक नंबर का खड़ूस भी है वो, श्रद्धा ने अपने मन में सोचा। लेकिन ये नहीं बताया कि। तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना? क्या मतलब? ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। श्रद्धा वहां से उठ गई और दूसरी तरफ जाकर बुक शेल्फ में कुछ किताबें देखने लगी। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। रहने दो, तुम पता नहीं क्या बात कर रही हो, श्रद्धा ने साक्षी से कहा और अपने कैबिन से बाहर चली गई। इन दोनों के बीच सच में कुछ तो है, साक्षी ने अपने आप से कहा। इन सब बातों के बाद श्रद्धा का ध्यान अपने काम में कम ही लग रहा था। उसने आरती को फ़ोन लगाया। हेलो आरती। हाँ बोल श्रद्धा। अगर तू कहे तो कहीं बाहर लंच करने चले। लेकिन अभी तो ऑफिस पे हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे अभी जाने को नहीं कह रही हूँ, ब्रेक में। ठीक है, ब्रेक में आ जाऊँगी। अच्छा सुन आरती, मेरे ऑफिस ही आ जाना, यहीं से चलेंगे। ठीक है यार। ब्रेक से पहले श्रद्धा ने अपना काम खत्म कर दिया और ऑफिस से बाहर आ गई। कुछ देर बाद आरती भी वहाँ आ गई। क्या हुआ श्रद्धा, इतनी परेशान लग रही है? कुछ नहीं यार। तभी युवराज और मोहित किसी काम से ऑफिस से बाहर आए। श्रद्धा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस लंच के लिए जा रही हूँ। ये कौन है तुम्हारे साथ? मोहित ने आरती की ओर देखते हुए कहा। मेरी रूममेट है। हेलो, मोहित ने अपना चश्मा आंखों से हटाते हुए कहा। आरती तो बस उसे देखे ही जा रही थी। उसकी नज़र मोहित से हट ही नहीं रही थी। आरती, श्रद्धा ने उसे हिलाते हुए कहा। ओह हेलो हाय, आरती ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। चलो मैं चलता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, भाई वेट कर रहे हैं। ओके, श्रद्धा ने कहा और उसकी नज़र युवराज पर पड़ी जो वहीं गाड़ी में से श्रद्धा को देख रहा था। श्रद्धा के देखते ही उसने अपनी आंखें सामने की ओर कर ली, जबकि श्रद्धा ने ये देख लिया था। अब तुझे क्या हुआ? श्रद्धा ने आरती से कहा। कितना हॉट है यार वो। आरती बस मोहित के ख्यालों में खोई हुई थी। क्या लड़की है ये, आज सुबह तो रो रही थी अभिषेक के लिए और अब देखो। श्रद्धा ने अपने आप से कहा।
चल अब। श्रद्धा उसे खींचकर रेस्टोरेंट ले गई। वो तो बस ख्यालों की दुनिया में ही गुम थी। तू पागल तो नहीं हो गई? अब गुस्सा मत दिला, मेरी भी सुन ले। श्रद्धा ने झुंझलाते हुए उससे कहा। हाँ बोल, क्या हुआ है? यार, वो साक्षी को लगता है कि मैं युवराज को पसंद करती हूँ। युवराज? मोहित का भाई? आरती ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ वही। तो तू क्या सच में पसंद करती है उसे? पता नहीं। श्रद्धा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे क्या ना कहे। कहीं वो उसके प्यार में सच में तो नहीं पड़ गई। सुन, अगर वो तेरे प्यार में पड़ गया है तो इसमें बुरा क्या है? तू भी उससे प्यार करती है ना? है ना? मैंने ऐसा कब कहा? तो कुछ नहीं समझ रही, श्रद्धा ने कहा और टेबल पर खाने के पैसे रखकर वहां से उठकर चली गई। अरे सुन यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस तेरे मन की बात बता रही थी, आरती ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। हाँ, तेरा मतलब मैं सब समझ रही हूँ। जब मैं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है तो तू भी समझना, उसने आरती के पास जाते हुए कहा। तो तू इतनी नाराज क्यों हो रही है? एक तो फोन पर यहाँ आने को कहा था और अब खुद ही गुस्सा कर रही है। गुस्सा होना है तो हो जा, मैं भी नहीं मनाने वाली अब तुझे, जा रही हूँ मैं, आरती ने कहा और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। श्रद्धा भी परेशान हो रही थी। तो समझ नहीं रही है आरती, मैं फिर से वो सब नहीं दोहरा सकती जो पहले हो चुका है। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वो चुपचाप अपने ऑफिस में आ गई। उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पुरानी बातों के ख्याल मन में लहरों की तरह उठ रहे थे। उसने अपने बैग से आज फिर वो डायरी निकाली जिसमें वो तब लिखती थी जब उसका मन बेचैन हो उठता था। जिंदगी मेरे साथ ऐसा फिर क्यों दोहरा रही है? उस दर्द को मैं फिर से नहीं सह सकती जो 2 साल पहले मैंने सहन किया था। उसकी आंखों से कुछ बूंद आंसू टपक कर पन्नों पर गिर पड़े। आगे लिखने की हिम्मत नहीं हुई, उसने डायरी बंद कर दी। शाम को ऑफिस से भी वो जल्दी चली गई। साक्षी पूरे ऑफिस में उसको ढूंढ रही थी। तूने श्रद्धा को देखा क्या? साक्षी ने साहिल से पूछा। मैं तो सारा दिन काम में लगा रहता हूँ, उससे मिलने का टाइम ही कहाँ मिलता है। ओके, साक्षी ने कहा और वहाँ से सीधे ऐना के कैबिन में गई। तुमने श्रद्धा को देखा क्या? हाँ, वो आज जल्दी चली गई, पता नहीं कुछ परेशान से लग रही थी। ओके, साक्षी ने छोटा सा जवाब दिया। पता नहीं इसको क्या काम रहता है श्रद्धा से, हमेशा मुझसे तो कभी ठीक से बात ही नहीं करती। उस लड़की को 2 दिन हुए नहीं आए हुए, पता नहीं क्या जादू कर दिया है सभी पर उसने। इससे पहले कि वो युवराज को अपने जाल में फंसाए, मुझे कुछ करना होगा। लगता है मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही कह दिया है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, साक्षी ने खुद से कहा। श्रद्धा उसी पार्क की बेंच पर आज फिर बैठी हुई थी अपनी डायरी के साथ। 2 साल पहले पापा को कैंसर से मैं बचा सकती थी, पर तुम्हारे धोखे की वजह से उनकी जान चली गई। उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। सारे दुनिया को भुलाकर मैंने तुमसे प्यार किया था। मुझे आज भी याद है, पहली बार तुम अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए अपने दोस्तों के साथ गाँव आए थे, और जब हम पहली बार मिले थे वो होली का दिन था और तुम्हारे हाथ से गलती से वो रंग मुझ पर गिर गया था। मेरे सफ़ेद कपड़े लाल रंग में रंग गए थे, लेकिन मैं वो सब भी नहीं भूली हूँ जिसकी वजह से मेरे पापा को कैंसर से जूझना पड़ा। मेरे पास मौका था पापा को बचाने का, जो तुमने मुझसे छीन लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आगे उससे लिखा नहीं गया। एक बार पहले भी ये सब वो अपनी डायरी में लिख चुकी थी, पर उन पन्नों को कभी खोल कर नहीं देखा। रात के करीब 10 बज रहे थे। तेज़ बारिश हो रही थी। आरती घर पर श्रद्धा का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे की बेल बजी। बाहर श्रद्धा खड़ी पूरी तरह भीगी हुई। अब वो कुछ अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने अपनी डायरी से बात जो कर ली थी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, पता है कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी, आरती ने श्रद्धा को अंदर लाते हुए कहा। आई एम सॉरी आरती, तुमसे इस तरह बात करने के लिए, उसने आरती को गले लगाते हुए कहा। ओए पागल, मैं इतनी सी बात का बुरा नहीं मानती। और हाँ, मुझसे गले लगकर मेरे कपड़े भी गीले करने का इरादा है क्या? आरती ने मजाक करते हुए कहा। सुनकर श्रद्धा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जल्दी से कपड़े बदल ले, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। आरती ने इतना बोला ही था कि श्रद्धा को छींक आ गई। मुझे तो पहले ही पता था, अब जा जल्दी। उसने श्रद्धा को कमरे में भेजा और खुद कॉफ़ी बनाने चली गई। कुछ देर बाद श्रद्धा चेंज करके आई और सोफे पर आरती के बगल में बैठ गई।
वैसे एक बात बोलूं, तेरे बॉस का भाई बड़ा हॉट है यार, मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? आज सुबह रो रही थी, मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, और अब? श्रद्धा ने कहा तो आरती झेप गई। दिल्ली से कुछ दूर मोहित और युवराज किसी साइट के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है मोहित, और अभी तक साइट भी फाइनल नहीं हुई। रिलैक्स भाई, ये साइट कितनी अच्छी है, एकदम परफेक्ट लोकेशन है। सामने एक लॉन है और बगल में एक पॉन्ड, हमारे शूट के लिए बिल्कुल परफेक्ट। हाँ वो तो है, पर कल साहिल और साक्षी को ये जगह दिखा देना और जल्द से जल्द फाइनल करनी है। ये जगह हमारे पास और टाइम नहीं है। यस बॉस, मोहित ने पूरे जोश के साथ कहा। सुबह हो चुकी थी। युवराज गाड़ी से निकला, उधर श्रद्धा भी ठीक उसी समय ऑफिस पहुंची। गुड मॉर्निंग सर, श्रद्धा ने कहा। युवराज ने सर हिला दिया। दोनों एक साथ लिफ्ट में चले गए। लिफ्ट में वो दोनों अकेले थे। श्रद्धा बेचैन हो रही थी और अपने नाखून से अपने बैग को घिस रही थी। युवराज की खामोश निगाहें बार बार उसकी तरफ उठती। उनका लिफ्ट में अकेला होना कुदरत को भी अच्छा लग रहा था। तभी तो अचानक से लिफ्ट जोर से हिली और रुक गई। दोनों एक पल के लिए चौंक गए। श्रद्धा की बेचैनी अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। युवराज ने एक जेंटलमैन की तरह अपनी जेब से रुमाल निकाला और श्रद्धा की ओर बढ़ा दिया। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है, हिचकिचाते हुए कहा। आपके माथे पर पसीना साफ दिख रहा है, ले लीजिए। उसने हिचकिचाते हुए रुमाल लिया और इसी दौरान दोनों की उंगलियां स्पर्श कर गई। दोनों को ही जैसे करंट सी का एहसास हुआ। दोनों की खामोश निगाहें कुछ पल के लिए टकराई थी कि तभी लिफ्ट शुरू हो गई। दूसरे फ्लोर पर पहुंचकर दोनों लिफ्ट से बाहर निकले। लिफ्ट को चेक करवाना, कुछ खराबी है इसमें, युवराज ने बाहर खड़े गार्ड से कहा। ओके सर। श्रद्धा चुपचाप वहां से निकल गई और युवराज बस उसे जाते देखता रहा। वो सीधे अपने कैबिन में चली गई और अपनी बेकाबू से धड़कनों को संभालने की नाकाम कोशिश करने लगी। नहीं, ये ठीक नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ साक्षी आ गई। आई एम सॉरी श्रद्धा, मेरा तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था। नहीं नहीं, इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। मोहित भी साक्षी को ढूंढते हुए श्रद्धा के कैबिन में आ गया। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे ऑफिस में ढूंढ रहा हूँ। अच्छा अब चलो मेरे साथ। अरे इतनी जल्दी कहाँ जाना है? तुम चलो पहले और साहिल को भी कह देना वो भी चले। पर कहाँ? हे भगवान, कितने सवाल करती हो। ऑफिस के काम से जाना है, अपने शूट के लिए जगह फाइनल की है। तुम दोनों भी एक बार देख लो। युवराज ने देख ली वो जगह? हाँ, कल मैं और भाई गए थे देखने। अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ, नीचे जल्दी आ जाना साहिल को लेकर, मोहित ने कहा और वहाँ से चला गया। पता नहीं अब कहाँ ले जा रहे हैं, मैं चलती हूँ श्रद्धा, साक्षी ने कहा और वहाँ से चली गई। नीचे मोहित दोनों का इंतज़ार कर रहा था। चलो बैठो, मोहित ने साहिल और साक्षी से कहा। तुमने मॉडल डिसाइड कर लिया? साहिल ने मोहित से पूछा। अभी तक तो नहीं, कुछ से बात भी की थी पर वो फीस ज़्यादा ले रहे हैं, इसीलिए अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। कुछ देर बाद लोकेशन पर पहुंचकर साक्षी और साहिल गाड़ी से निकले। वाह, कितनी अच्छी जगह है, हमारे शूट के लिए एकदम परफेक्ट, साक्षी ने देखते ही कहा। अच्छा पहले घर को अंदर से तो देख लें, इंटरनल डिज़ाइन कैसा है, साहिल ने कहा। हाँ देख लो चलो, मोहित ने कहा और तीनों अंदर चले गए। ओके, सब अच्छा है अंदर से तो, बस थोड़ी बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, साक्षी ने कहा। साहिल ने चारों तरफ देखते हुए कहा। वैसे तुम्हारे पास कोई मॉडल है क्या शूट के लिए? मोहित ने दोनों से पूछा। एक फीमेल मॉडल है मेरे कांटेक्ट में, बात करूंगी उससे अगर वो आने को तैयार हो। ओके, तो तुम शाम तक बता देना, मोहित ने कहा। और मेल मॉडल? साहिल ने पूछा। उसका भी देख लेंगे, मोहित ने कहा। मेरे पास एक आइडिया है, साक्षी ने कहा। क्या? मोहित ने चौंकते हुए कहा। साक्षी ने साहिल और मोहित के कान में अपना आइडिया बता दिया। ओके परफेक्ट, साहिल ने कहा। अब चलें, साक्षी ने कहा और तीनों वापस ऑफिस चले गए। मोहित सीधे युवराज के पास गया। भाई, लोकेशन फाइनल हो गई है। साक्षी और साहिल को कुछ चेंजेस चाहिए थे तो वो सामान लेकर वहाँ वापस चले गए हैं। ओके, तो कल हम शूट शुरू कर सकते हैं? जी भाई, वो मॉडल फाइनल हो गई क्या? उसकी चिंता मत करो भाई, साक्षी ने कहा है वो सारा अरेंजमेंट कर देगी। ओके, श्रद्धा तुम एक काम करो,
ऑफिस के स्टोर रूम में से 2012 की फाइल ले आओ, एना ने कहा। जी, ये मुझे क्यों ऑर्डर देती रहती है हमेशा, श्रद्धा ने मन में कहा और अपने काम खत्म करके स्टोर रूम चली गई। रूम में जगह जगह धूल भरी हुई थी। वो उसमें फाइल ढूंढने लगी। उसने शेल्फ से एक फाइल निकालने की कोशिश की। अचानक से ऊपर वाली शेल्फ से कुछ डायरी और पेपर्स उसके ऊपर गिर गए। उसने उन्हें उठा कर देखा। डायरी में कुछ बहुत पुराने फोटो लगे हुए थे। श्रद्धा उनमें युवराज के अलावा किसी और को नहीं पहचान पाई। उसने पेपर्स भी पढ़े जिसमें कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में लिखा था, जो युवराज की शादी के बाद उसकी पत्नी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये सब क्या है? ऐसे पेपर्स कौन बनवा सकता है? मुझे ये सब युवराज सर को बता देना चाहिए। श्रद्धा ने सोचा और पेपर्स लेकर युवराज के कैबिन की तरफ जाने लगी। जैसे ही गेट पर पहुंची तो रुक गई। नहीं, पहले मुझे इसके बारे में कंफर्म कर लेना चाहिए, फिर बताऊंगी युवराज सर को। वापस अपने कैबिन में चली गई। डायरी और पेपर्स को अपने ड्रॉर में रखा और फाइल लेकर एना के पास चली गई। ये लीजिए मैम। लाओ। मैम, एक बात पूछनी थी। क्या सर के पापा और आपके पापा बिजनेस पार्टनर्स थे क्या? तुम्हें इससे क्या मतलब? अपने काम पर ध्यान दो, एना ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। इसे क्या हुआ अचानक? कुछ तो गड़बड़ है, एना ने मन में सोचा और चुपचाप श्रद्धा के कैबिन के बाहर खड़ी हो गई। श्रद्धा ने अपने ड्रॉर से वो पेपर्स निकाले और देखने लगी। ओह, तो ये बात है। जो भी है, इन पेपर्स से मुझे सब पता लग सकता है, एना ने मन में सोचा। हेलो मोहित, फीमेल मॉडल फाइनल हो गई है, कल से शूट शुरू कर सकते हैं हम, साक्षी ने मोहित को कॉल करके कहा। ओके, तो मैं भाई को भी मनाता हूँ, मेरा आइडिया पक्का काम करेगा। ओके, मोहित ने कहा और फ़ोन रख दिया। भाई, मोहित ने युवराज के कैबिन में आकर कहा। क्या बात है मोहित, फीमेल मॉडल तो फाइनल हो गई है, पर मेल मॉडल अभी तक नहीं मिला और कल शूट शुरू करना है। तुमने तो कहा था साक्षी सब ठीक कर लेगी। हाँ, पर साक्षी का उसके साथ झगड़ा हो गया तो वो नहीं आ रहा अब। मोहित ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो अब क्या करें? भाई, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्यों ना आप मॉडल का रोल कर लें। नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं, युवराज ने हाथ खड़े करते हुए कहा। भाई प्लीज़ मान जाइए, हमारे पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी बहुत इन्वेस्ट हो चुका है। मोहित ने इतना मनाने पर युवराज आखिर मान ही गया। ठीक है, थैंक्स भाई, मोहित ने युवराज के गले लगते हुए कहा। मोहित ने साक्षी को फ़ोन किया। साक्षी भाई मान गए हैं, हमारा प्लान काम कर गया। ओके मोहित, बहुत अच्छी बात है। इधर साक्षी के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उसने तुरंत फीमेल मॉडल को कॉल किया और उसे कल आने के लिए मना कर दिया। अब तो कल युवराज श्रद्धा के साथ ही शूट शुरू होगा, साक्षी ने खुश होते हुए अपने आप से कहा। इधर श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ऑफिस में कौन सी शूटिंग हो रही है और कल युवराज और मोहित लंच के टाइम पर आखिर कहाँ गए थे। ऊपर से ये डायरी, इसमें इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं और ये पेपर्स, इस बारे में साक्षी मुझे बता सकती हैं। शाम हो चुकी थी। साहिल शूटिंग लोकेशन से ऑफिस आ गया और अपना सामान समेटने लगा। साहिल को देखकर श्रद्धा सीधे उसके पास गई। साहिल, ये ऑफिस में इतनी हलचल कैसे आज? तुम्हें नहीं पता श्रद्धा? नहीं, श्रद्धा ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए कहा। अमेरिका से हमारी कंपनी को एक डील मिली है, जिसके इंटीरियर डिज़ाइन के लिए इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर का मिक्स चाहिए। इसी काम की वजह से युवराज काफ़ी दिनों से परेशान था। ओह, तो साक्षी कहाँ गई है? मोहित किस लोकेशन की बात कर रहा था? श्रद्धा ने फिर पूछा। हाँ, कल लंच के टाइम पर मोहित और युवराज शूटिंग लोकेशन की जगह ढूंढने गए थे, तो उसी को फाइनल करने के लिए मुझे और साक्षी को मोहित वहाँ लेकर गया था। अच्छा, ये बात है। हाँ, और तुम भी कल जल्दी आ जाना और हो सकता है तुम्हें भी वहाँ जाना पड़े। ओके। श्रद्धा के मन में अभी भी उन पेपर्स के बारे में सवाल था, जिसमें पावर ऑफ अटर्नी के बारे में लिखा था। इस बारे में साहिल से पूछना उसे ठीक नहीं लगा। रात हो चुकी थी, ऑफिस के सभी लोग जाने लगे थे। श्रद्धा ने भी अपना काम खत्म किया और घर जाने के लिए निकल गई। जैसे ही बाहर निकली, बारिश शुरू हो गई। वो वापस ऑफिस के अंदर चली गई और गलियारे में खड़े होकर बारिश थमने का इंतज़ार करने लगी। उसने आरती को फ़ोन किया, पर आरती का फ़ोन नहीं लग रहा था। काफ़ी देर हो चुकी थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। युवराज भी ऑफिस में ऊपर अपने कैबिन में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी।
आखिर वो घर जाने के लिए चेयर से उठा और जैसे ही लिफ्ट से निकलकर सामने आया, श्रद्धा कॉरिडोर में बैठी हुई थी। युवराज को कुछ समझ नहीं आया कि श्रद्धा यहाँ क्यों बैठी है। आप अभी तक घर नहीं गई? उसने श्रद्धा के पास आकर कहा। वो एक्चुअली बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। अगर आप चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। श्रद्धा के पास युवराज के साथ जाने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने चलने के लिए हाँ कह दी। दोनों बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी श्रद्धा मैम के घर की तरफ चलो। रास्ते में बारिश और तेज हो गई। जगह जगह रास्ते में पानी भर चुका था। साहब, आगे रास्ता मुझे नहीं लगता ठीक है। बारिश भी काफ़ी तेज हो चुकी है। अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आप कहें तो मैं आपके घर की तरफ ले चलूं गाड़ी। श्रद्धा युवराज के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। युवराज ने श्रद्धा की तरफ देखा और श्रद्धा ने युवराज की तरफ। युवराज ने ड्राइवर से कहा, ठीक है आप चलिए, लेकिन युवराज आगे कहने ही वाला था पर श्रद्धा ने अपनी बात रख दी। आप गाड़ी ऑफिस की तरफ ही ले चलें, मैं आरती से फ़ोन करके कह दूंगी, वो लेने आ जाएगी मुझे। ड्राइवर गाड़ी वापस मोड़ लो। जी साहब। लेकिन कुछ दूर जाकर बारिश और तेज़ हो चुकी थी। इस वक्त कहीं भी जाना मुश्किल था। साहब, यहाँ से आपका फार्म हाउस पास है, अगर आप कहें तो वहाँ चलें, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। ले चलो। युवराज ने भी बिना कुछ सोचे बारिश को देखते हुए हाँ कह दी। साहब, हम पहुंच गए, मैं गाड़ी बाहर ही लगा देता हूँ, ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है। युवराज ने खुश होते हुए उसे बताया। आप अंदर चलिए, युवराज ने कहा तो श्रद्धा सीधे अंदर चली गई। युवराज घर के लाइट्स ऑन करके चला गया। अंधेरे में श्रद्धा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसका हाथ एक ग्लास पर लगा। प्यास की इतनी शिद्दत थी उस वक्त उसे कि पानी समझकर बिना सोचे समझे गटक गई और वहीं चेयर पर बैठकर लाइट आने का इंतज़ार करने लगी। उसने अपना सर टेबल पर रख लिया क्योंकि अब उसका सर घूमने लगा था। लाइट भी आ चुकी थी और युवराज भी अंदर दाखिल हो चुका था। उसने श्रद्धा को ऐसे देखा तो समझने में देर नहीं लगी कि उसने शराब पी ली है, क्योंकि सामने दो खाली ग्लास रखे हुए थे जिनके बगल में एक शराब की बोतल गिरी हुई थी। उसने जाकर श्रद्धा को उठाया। इस वक्त नशे में थी वो और उस पर कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी। आ गए तुम? पता है तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ मैं। श्रद्धा, तुम ठीक तो हो ना? ये सारा काम पक्का मोहित और उसके दोस्तों का ही होगा, उन्हें यहाँ लाकर ये सब करता है वो। युवराज ने गुस्से में कहा। मुझे क्या हुआ है, मैं तो एकदम। उसने कहा और उसके हाथ से उसका बैग फिसलकर नीचे गिर गया। उसमें रखा कुछ सामान भी बिखर गया जिसमें उसकी डायरी भी थी, जो टेबल के नीचे थोड़ी दूर जाकर गिरी। संभल कर, युवराज ने कहा और सामान इकट्ठा करके बैग में डालकर टेबल पर रख दिया। तभी वहीं टेबल पर रखे उस ब्रेसलेट को देखकर युवराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। अभी तुमने मोहित का नाम लिया ना? कितना अच्छा है ना वो। और उसका एक भाई है, काला खड़ूस, हमेशा मुझे परेशान करता है। उसने खड़े होते हुए कहा तो लड़खड़ा गई। अरे रुको तुम यहाँ, मैं पानी लेकर आता हूँ, कहकर युवराज किचन में चला गया। वो भी उसके पीछे पीछे किचन तक आ गई। तुम्हें पता है मैं उसे काला खड़ूस क्यों कहती हूँ? क्यों? युवराज ने श्रद्धा को ग्लास देते हुए कहा। क्योंकि वो हमेशा काले कपड़े पहनता है और ऊपर से हुक्म ऐसे चलाता है जैसे पता नहीं कौन है। तुम इस वक्त होश पे नहीं हो श्रद्धा। मैं पूरे होश में हूँ, उसने मुंह बनाते हुए कहा और गुस्से में ग्लास टेबल पर रख दिया। अच्छा अच्छा, तुम होश में हो। हाँ तो मैं कहाँ थी? अच्छा वो सब छोड़ो, वैसे एक बात कहूँ, उसने धीमे से कहा। कहो। वो अपना चेहरा युवराज के चेहरे के एकदम करीब ले आई। युवराज स्तब्ध हो चुका था। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें भी साफ दिख रही थी। श्रद्धा ने धीमे से उसके कान में सरगोशी की। वैसे वो इतना भी बुरा नहीं है। उसकी गर्म सांसें युवराज के चेहरे को छू रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसकी करीबी युवराज की धड़कनें बढ़ा रही थी। उसने अपने आप पर काबू पाया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले अंदर चलो, उसने श्रद्धा का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाते हुए कहा। उसने अपना हाथ युवराज के हाथ से झटका और सोफे पर बैठकर रोने जैसा मुंह बना लिया। कोई मुझसे प्यार नहीं करता सिद्धार्थ, तुम भी मुझ पर गुस्सा करते हो, उसने रोते हुए कहा और पास से सोफे पर बैठ गई। जैसे ही युवराज ने सिद्धार्थ का नाम सुना उसकी भवें तन गई। कौन है सिद्धार्थ?
तुम नहीं जानते, मैं बताती हूँ, उसने मासूमियत से कहा। सिद्धार्थ, जिससे मैं पहली बार होली पर मिली थी और उसी दिन उसका रंग मुझ पर चढ़ गया था। युवराज के दिल में एक टीस सी उठी। सभी से छुपते छुपाते हम हर रोज़ गांव के बाहर पहाड़ी की चोटी पर मिलते थे। बहुत प्यार करते थे हम दोनों, और हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। हम इन सब से दूर कहीं चले जाएंगे। पर एक दिन, इतना कहते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। फिर एक दिन क्या हुआ श्रद्धा? युवराज ने पूरी बात जाननी चाहिए। वो जानता था कि वो इस वक्त नशे में है, और नशे में अक्सर इंसान सच बोलता है। एक दिन अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई। उनकी सांसें उखड़ने लगी। मैं, भाई और माँ उन्हें लेकर गांव के हॉस्पिटल की तरफ भागे। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि पापा को कैंसर है, उन्हें शहर ले जाना होगा। हम सभी के धड़कनें जैसे थम सी गई थी। अब तक उसके आंसू उसके गालों को भिगो चुके थे। उसके आंसू युवराज को परेशान कर रहे थे। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। फिर क्या हुआ श्रद्धा? हम सब पापा को शहर लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि पापा के इलाज के लिए 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। उस वक्त हम सिर्फ 15 लाख का ही इंतज़ाम कर पाए थे। मैंने सोचा सिद्धार्थ से मदद मांगूंगी तो वो ज़रूर करेगा, इसीलिए मैं उसके पास गई और उसे सारी बात बताई। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसने मदद की श्रद्धा? युवराज ने जिज्ञासावश पूछा। श्रद्धा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, उसने कहा कि जो 15 लाख हमने इकट्ठे किए हैं, वो और बाकी के 5 लाख सिद्धार्थ खुद डॉक्टर को देगा। इसीलिए विश्वास करके मैंने उसे सारे पैसे दे दिए। लेकिन, कहते हुए वो फिर से चुप हो गई। इन बातों को दोहराते हुए वो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने बोलना जारी रखा। लेकिन वो कभी लौट कर ही नहीं आया। वो सारे पैसे लेकर भाग चुका था। मैं पापा को बचा सकती थी, पर नहीं बचा सकी। सिद्धार्थ ने मुझे धोखा दिया। उसकी सुबकियां बन चुकी थी। उसे ऐसे देखकर ना जाने क्यों युवराज भी तड़प उठा था। उसने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। वो भी इस वक्त खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसके जख्म आज फिर से हरे हो चुके थे। बाहर बारिश का तूफान था, अंदर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। जो दर्द सिद्धार्थ ने उसे दिया, वो भुलाने के काबिल नहीं था। वो उसे दगा दे जाता, उसे छोड़कर भाग जाता तो वक्त भुला देता। लेकिन उसकी वजह से वो अपने पापा को बचा नहीं पाई, जबकि बचा सकती थी। ये बात उसे अंदर से तोड़ कर रख देती थी। शांत हो जाओ श्रद्धा, युवराज ने उसका सर सहलाते हुए कहा। उस दिन पापा के इलाज के लिए पैसे होते हुए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, और पापा हमें छोड़कर जा चुके थे। भाई भी कुछ दिन बाद हमें छोड़कर चला गया। बस मैं और माँ। उसने रोते हुए आज अपने दिल की सारी बात युवराज से कह दी, जो वो हमेशा सिर्फ अपने डायरी से कहती थी। युवराज को सिद्धार्थ नाम के शख्स पर इतना गुस्सा आया कि सामने होता तो अभी शूट कर देता। उसने अपनी बाहों में कस लिया उसे, और वो रोते रोते युवराज की बाहों में ही सो गई। युवराज ने उसे चुपचाप सोफे पर लेटाया और खुद नीचे बैठकर उसके सर को सहलाते हुए वहीं सो गया। श्रद्धा ने आखिरकार अपने अंदर के दर्द को युवराज के सामने बयान कर दिया। नशे में ही सही, पर श्रद्धा के चेहरे पर आज सिद्धार्थ के धोखे के दिए हुए आंसू थे। श्रद्धा की मासूमियत युवराज के दिल में पूरी तरह घर कर चुकी थी। उसकी खामोश निगाहें अपने अंदर का दर्द बयां कर चुकी थी। अगली सुबह बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर सीधे श्रद्धा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुलने लगी। मेरा सर! उसने अपना सर पकड़ा और उठकर बैठ गई। उसकी आवाज़ सुनकर युवराज की भी नींद टूट गई। मैं यहाँ, और तुम? वो युवराज को देखकर हड़बड़ाकर सोफे से उठ गई। तुम ठीक हो? मेरा सर इतना दुख रहा है। श्रद्धा को अभी भी खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। युवराज जग से पानी ग्लास में करने लगा। इधर श्रद्धा याद करने की कोशिश कर रही थी रात को क्या हुआ और सर में इतना दर्द क्यों है। बारिश की वजह से उसने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की। ये लो पानी पियो पहले, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रात गलती से तुमने शराब पी ली थी बस। शराब? उसने जैसे ही सुना उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं कैसे? कल रात को बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं यहाँ आने के लिए राज़ी हो गई। मेरा सर, मुझे ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा? उसने अपना सर पकड़ते हुए कहा। हाँ, वो कल लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं ठीक करने चला गया था, और यहाँ टेबल के पास अंधेरे में चेयर पर बैठ गई और वो ग्लास। 1 मिनट में रात रो रही थी।
मैं क्यों रो युवराज, क्या हुआ था रात? उसने गुस्से में पूछा। तुम शांत हो जाओ श्रद्धा, युवराज ने उसको शांत करते हुए कहा। मैंने पूछा रात को क्या हुआ था, और तुम यहाँ नीचे क्यों बैठे थे? मैंने क्या बताया तुम्हें? बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने युवराज को धक्का देते हुए कहा। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, पहले तुम शांत हो जाओ। नहीं, कल क्या हुआ था मुझे बताओ अभी। और सिद्धार्थ, उसके बारे में भी कुछ कहा था ना? बोलो अभी। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो कहो। उसकी आंखें गुस्से से भर आई। उसने युवराज पर चिल्लाना शुरू कर दिया। युवराज ने उसके मुंह पर हाथ रखकर जोर से कहा, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप श्रद्धा। उसने युवराज का हाथ हटाया और टेबल पर रखा अपना बैग लेकर वहां से जाने लगी। तभी उसकी नज़र वहां रखे अपने ब्रेसलेट पर गई। ये तो मेरा। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। इसका मतलब उस रात युवराज सर एना के साथ थे। गुस्से में उसने अपना ब्रेसलेट उठाया, लेकिन अपनी डायरी को वहीं भूल गई। राज ने उसके हाथ में ब्रेसलेट देखा तो वो भी सब समझ गया था। जैसे ही श्रद्धा घर पहुंची, आरती ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। कहाँ थे तुम? एक फ़ोन भी नहीं किया। और ये क्या हालत कर रखी है तुमने अपनी? आरती के इतने सारे सवाल सुनकर उसकी आंखें छलक उठी। क्या हुआ, रो क्यों रही है? आरती ने घबराते हुए पूछा। श्रद्धा ने रोते हुए सारी बात उसको बता दी। पागल है क्या तू? पहले युवराज को बोलने का मौका तो देती। वहां से इस तरह भाग क्यों आई है? सारी बात वहीं क्लियर कर लेती। मैं वहां और रुककर तमाशा नहीं करना चाहती थी। चल ठीक है, तो रोना बंद कर पहले और जाकर फ्रेश होकर आ। श्रद्धा वहां से चली गई। उसके जाते ही टेबल पर रखा श्रद्धा के फ़ोन की घंटी बजी। आरती ने देखा तो साक्षी का फ़ोन था। हेलो हेलो श्रद्धा। नहीं, मैं उसकी फ्रेंड बोल रही हूँ। आपको कुछ काम था क्या उससे? वो इतना लेट क्यों हो गई है ऑफिस आने के लिए? वो एक्चुअली कुछ ज़रूरी काम था उसे, इस वजह से लेट हो गई। अभी निकलने वाली है वो बस। हाँ, तो एक काम कीजिए आप, उससे कहिएगा कि वो आज युवराज सर के साथ ही शूटिंग लोकेशन पर आ जाए, क्योंकि हम सभी ऑफिस से निकल चुके हैं। युवराज सर को कुछ काम आने की वजह से वो थोड़ी देर में निकलेंगे। आरती इससे पहले कुछ बोल पाती, साक्षी ने फ़ोन रख दिया। श्रद्धा अपने रूम से बाहर निकली। आरती पहले से ही डरी हुई थी कि साक्षी की बात सुनकर वो मुझ पर गुस्सा करेगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके साक्षी की बात बता दी। तो पागल वागल तो नहीं है? श्रद्धा ने जैसे ही सुना कि वो युवराज साथ शूटिंग लोकेशन पर जाएंगे, उसकी तो जैसे हवाइयाँ उड़ गई। सॉरी यार, मैं इससे पहले कुछ बोल पाती, साक्षी ने फ़ोन काट दिया था। हे भगवान, इस ऑफिस से तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत ले। मैं तेरे साथ पूरे रास्ते चलूंगी। यार, दोस्त जो हूँ तेरी। आरती ने कहा, लेकिन श्रद्धा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो गुस्से से अपने कमरे में गई और ठक से दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर रूम से निकली। सुन सुन, मैं भी चल रही हूँ तेरे साथ, आरती ने कहा और कुछ खाने का सामान लेकर श्रद्धा के पीछे चल दी। लेकिन श्रद्धा उसे अनसुना कर वहीं चली गई। दोनों एक साथ ऑटो में बैठी। ऑटो में आरती श्रद्धा को मनाने लगी। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सॉरी यार, कुछ खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। काफ़ी देर तक मनाने के बाद श्रद्धा ने आरती के हाथ से चिप्स का पैकेट ले लिया और खाने लगी। आरती उसे देखकर मुस्कुरा गई। ऑफिस पहुंचने पर श्रद्धा ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। आखिर साक्षी का फ़ोन पहले ही आ चुका था कि उसे युवराज के साथ आना होगा, तो श्रद्धा सीधे युवराज के पास चली गई। कितनी देर में निकलना होगा? उसने जाते ही युवराज से पूछा। उसके इस तरह से बोलने पर युवराज समझ गया कि उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। अभी चलते हैं, युवराज ने कहा और अपनी सारी फाइल बंद करके श्रद्धा के साथ ऑफिस से बाहर आ गया। वह आरती पहले से ही खड़ी थी। हेलो युवराज, मैं भी चल रही हूँ, श्रद्धा ने बताया होगा, आरती ने चहकते हुए कहा। युवराज ने श्रद्धा की तरफ घूरते हुए देखा, पर श्रद्धा के चेहरे के हाव भाव देखकर कुछ नहीं कह पाया और चुपचाप तीनों गाड़ी में बैठ गए। वैसे श्रद्धा का अकेले आने का मन नहीं था, तो मैं आ गया उसके साथ, आरती ने गाड़ी के अंदर फैली शांति को तोड़ते हुए कहा। लेकिन फिर भी दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आरती भी चुपचाप बैठ गई। पूरे रास्ते सब चुप रहे। कितना बोरिंग रास्ता था ये। गाड़ी से उतरते हुए आरती ने मन में कहा। शूटिंग लोकेशन पर पहुंचने पर तीनों अपने काम में लग गए। युवराज अपने कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार होने लगा। जैसे ही साक्षी को पता चला कि युवराज और श्रद्धा वहाँ आ चुके हैं, वो सीधे युवराज के पास गई। युवराज, एक प्रॉब्लम हो गई है,
जिस फीमेल मॉडल को हमने फाइनल किया था उसने आने से मना कर दिया है। क्या? पर यह कैसे हुआ? तुम तो सब सेट करने वाली थी ना, तो अब क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है, पर पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम ना नहीं करोगे। पर ऐसा क्या है? नहीं, पहले तुम प्रॉमिस करो। ठीक है, प्रॉमिस किया, अब बताओ। हम एक काम कर सकते हैं, उसकी जगह श्रद्धा को तुम्हारे साथ शूट कर सकते हैं। क्या? लेकिन वो नहीं मानेगी। उसकी चिंता मत करो, तुम बस रेडी हो जाओ। साक्षी ने कहा और वहां से सीधे श्रद्धा के पास चली गई। श्रद्धा, तुम ये सब क्या कर रही हो? ये सब छोड़ो, मेरे साथ आओ। वो उसे लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मुझे भी तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात पूछनी है। पर श्रद्धा, तुम पहले मेरी बात सुनो। नहीं, पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, श्रद्धा ने अड़ते हुए कहा। अच्छा ठीक है, बोलो। उसने अपने बैग से वो सारे पेपर्स निकालकर साक्षी को दिखा दिए। साक्षी ने जैसे ही उन्हें पढ़ा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तुम जानती हो ये क्या है? थोड़ा थोड़ा तो मैं समझ गई हूँ। ये कंपनी के पेपर्स हैं श्रद्धा। शादी होने पर युवराज को ये कंपनी अपनी पत्नी को देनी होगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो ये बनवाए किसने होंगे? साक्षी भी सोच में पड़ गई। ऐना, जो पहले ही इन पेपर्स पर नज़र जमाए हुए थी, छुपकर सारी बातें सुन चुकी थी। ओह, अब समझी मैं, पापा मुझसे क्या कहना चाहते थे। अब इन पेपर्स के दम पर मैं युवराज और उसकी कंपनी दोनों को हासिल कर सकती हूँ। लेकिन ये श्रद्धा कहीं बाजी न मार जाए, मुझे इसे रास्ते से हटाना होगा। ऐना ने धीरे से कहा। ये सब हमें युवराज साहब को बता देना चाहिए। हाँ, एक बार शूटिंग खत्म हो जाए उसके बाद हम ये युवराज को बता देंगे। ठीक है, अब बताओ तुम क्या कहने वाली थी? मैं ये कह रही थी कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, युवराज और तुम्हें एक साथ शूट करने जाना है। श्रद्धा कुछ कह पाती साक्षी वहां से निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है। तभी ऐना वहां आ गई। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? नहीं, बस वो आरती को लेकर आती हूँ, श्रद्धा ने कहा और जैसे ही आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए, ऐना ने अपने पैर को बीच में अड़ा दिया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिर पड़ी। ओह यार, क्या हुआ? कैसे गिर गई तुम? उसके पैर पे मोच आ गई थी। तुम शूटिंग पर जाने वाली थी ना, लेकिन अब कैसे जाओगी? मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकती हूँ, अगर तुम कहो तो। ज़रूर, पर कैसे? तुम्हारी जगह शूटिंग मैं कर सकती हूँ। श्रद्धा को तो बहाना चाहिए ही था, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने हाँ कह दी। आरती भी वहाँ आ चुकी थी। वो उसे अपने साथ बाहर ले गई। ऐना अंदर कमरे में तैयार होने चली गई। वहाँ सामने देखा तो श्रद्धा का बैग रखा था। उसके लिए तो ये सुनहरा अवसर था। उसने सबसे पहले उस बैग को उठाकर छुपा दिया। कुछ देर बाद तैयार होकर वहाँ से बाहर आ गई। युवराज ने जब श्रद्धा की जगह ऐना को अपने सामने देखा तो दांत पीस कर रह गया। जैसे तैसे करके वो शूटिंग पूरी हुई। 2 दिन बीत चुके थे। आरती श्रद्धा को जेल से बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, श्रद्धा को जेल से बाहर निकालिए। इस पर जो इल्ज़ाम लगे हैं सब झूठे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आरती इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश कर रही थी। देखिए मैडम, हम आपको कई बार बता चुके हैं, आप इनके बेल के पैसे जमा करवा दीजिए, तभी हम इनको छोड़ेंगे। उधर मोहित भी 2 दिन से ऑफिस नहीं गया था। उसे युवराज की चिंता हो रही थी, क्योंकि युवराज भी 2 दिन से घर नहीं आया था। मोहित ने साहिल को फ़ोन किया। हेलो साहिल, भाई के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं, मैंने ऐना से भी पूछा। युवराज के जितने भी जानकार हैं सभी से पूछ लिया, पर युवराज का कुछ भी पता नहीं है। मैंने भी भाई के सारों दोस्तों से पूछा, पर किसी को नहीं पता भाई कहाँ है। तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा। चिंता कैसे न करूं, भाई का कुछ पता नहीं। ऊपर से दादी रोज़ भाई के बारे में पूछती हैं। मुझे रोज़ कुछ न कुछ बहाना बनाकर बात को टालना पड़ता है। तुम चिंता मत करो मोहित, मैं और कोशिश करता हूँ युवराज को ढूंढने की। मोहित ने कहा और फ़ोन रख दिया। दादी ने ये सारी बातें बाहर से सुन ली। क्या हुआ मोहित, परेशान लग रहे हो? दादी ने अंदर आते हुए कहा, पर मोहित को यह एहसास नहीं होने दिया कि उन्होंने सब सुन लिया। नहीं दादी, बस ऐसे ही। मोहित बात छुपाने की कोशिश करने लगा। तुम्हारी दादी हूँ, सब जानती हूँ, बताओ क्या बात है? दादी, एक बात बताओ, अगर हमारा कोई सबसे प्यारा दोस्त खो जाए तो उसे सबसे पहले कहाँ ढूंढना चाहिए? तो तुम्हारा कोई सबसे अजीज खो गया है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो उसे सबसे पहले उस जगह ढूंढो जहाँ वो अपनी एक सबसे प्यारी याद के साथ अकेला हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया दादी। जल्द ही समझ आ जाएगा, दादी ने कहा मुस्कुराने लगी। दादी ने ऐसा क्यों कहा होगा कि सबसे प्यारी याद के पास अकेला हो?
ऐसी कौन सी जगह है? मोहित सोच में डूब गया। उसने सब जगह ढूंढा लेकिन फार्म हाउस देखना तो भूल ही गया था, जहाँ युवराज ने खुद को बंद कर लिया था। नशे की हालत में बस उसे श्रद्धा की ही याद आ रही थी। हर एक पल जो श्रद्धा और उसने साथ जिया था, वो सब युवराज की आंखों के सामने घूम रहे थे। अभी तो दोनों के इश्क को कोई नाम भी नहीं मिल पाया था। दोनों की खामोश निगाहें ही बहुत कुछ बोल गई थी। जैसे तैसे युवराज कुछ देर के लिए होश में आया। चारों तरफ खाली ग्लास और बोतलें पड़ी थी। युवराज खड़ा हुआ और किचन की तरफ बढ़ा। फ्रिज का गेट खोलकर पानी की बोतल निकालने लगा। उसी पर श्रद्धा का धोखा उसे फिर से याद आ गया। पानी के बजाय बियर की बोतल निकाल कर पीने लगा। श्रद्धा, मैंने तुमसे इश्क किया था, खामोश निगाहों से इजहार किया था, युवराज ने चिल्लाते हुए कहा। इतने में ही उसका ध्यान टेबल के पास पड़ी श्रद्धा की डायरी पर गया। वो लड़खड़ाते हुए डायरी के पास गया। ये रहा तुम्हारा ये कोट छूट, युवराज ने डायरी उठाते हुए कहा। कुछ देर उसे ऐसे ही देखते हुए युवराज ने बियर की बोतल टेबल पर रखी, सोफे पर बैठा और डायरी खोलकर पढ़ने लगा। डायरी में सिद्धार्थ का पूरा वाकया लिखा हुआ था और श्रद्धा की कुछ यादें जो युवराज के ऑफिस से जुड़ी हुई थी, जिनको पढ़कर उसे गुस्सा आया। उसने गुस्से में डायरी फेंक दी। इस झूठ की यहाँ कोई जगह नहीं है। उधर मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आखिर साक्षी को फ़ोन लगाया, जो शूटिंग वाले दिन ही किसी काम से बैंकॉक के लिए निकल गई थी। हेलो साक्षी। हाय मोहित, क्या हुआ? इतना लो साउंड क्यों कर रहे हो? मोहित ने साक्षी को श्रद्धा और युवराज की पूरी बात बता दी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? साक्षी सोच में पड़ गई। भाई का भी कुछ पता नहीं है। एक बात बताओ, भाई की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भाई अपनी किसी याद के साथ अकेले रह सकते हों? साक्षी समझ गई युवराज की यादें श्रद्धा के साथ ही जुड़ी हुई हैं, जो यादें उसके लिए सबसे प्यारी हैं। लेकिन वो जगह ऑफिस तो नहीं हो सकती। मोहित, वो जगह तो तुम्हें बस श्रद्धा ही बता सकती है। तुम्हें अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। श्रद्धा कैसे बताएगी? उससे तो भाई सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं। तुम जाओ तो सही, मैं दिल्ली आकर सब समझा दूंगी तुम्हें कि श्रद्धा और युवराज के बीच क्या है। साक्षी ने कहा तो मोहित तुरंत श्रद्धा के पास पहुंचा। आप क्यों आए हो? श्रद्धा ने गुस्से में कहा। श्रद्धा, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। भाई 2 दिन से लापता है। तुम्हें पता है भाई कहाँ जा सकते हैं? मोहित ने पूछा तो श्रद्धा कुछ देर के लिए चुप हो गई। मेरा दिल दुखाकर उस ऐना की बातों में आकर और खुद ही गायब हो गए। क्या तुमने उन्हें उनके फार्म हाउस पर देखा? ओह यार, शिट शिट शिट, मेरे दिमाग में क्यों ये ख्याल नहीं आया? दादी ने मुझे कहा था, मैं तभी भी समझ नहीं पाया। थैंक्स श्रद्धा, मोहित ने कहा। वहाँ से सीधे फार्म हाउस चला गया। श्रद्धा जानती थी युवराज कहाँ हो सकता है, क्योंकि उस रात युवराज ने बड़ी शिद्दत से कहा था कि ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है। उधर बैंकॉक में साक्षी दिल्ली की फ्लाइट में बैठ चुकी थी। इधर मोहित फार्म हाउस पहुंचा तो उसने गेट खोलने की कोशिश की, पर वो अंदर से बंद था। मोहित समझ गया कि अंदर भाई ने खुद को बंद कर लिया है। भाई, दरवाज़ा खोलिए, वो बाहर से चिल्लाने लगा, पर युवराज अंदर बेहोशी की हालत में था। वो घूमकर पीछे की तरफ गया जहाँ एक खिड़की खुली हुई थी। वो खिड़की से अंदर कूदा तो देखा युवराज जमीन पर बेहोश पड़ा था। मोहित उसे देखकर घबरा गया। वो भागकर युवराज के पास आया। भाई, होश में आओ। कई बार जगाने पर भी युवराज नहीं उठा तो मोहित भागकर किचन से पानी लेकर आया, लेकिन उसके ऊपर पानी का भी कोई असर नहीं हुआ। ये क्या हो गया भाई, उठो। उसने तुरंत युवराज को उठाया और अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर उसको लिटाकर गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। आप यहीं रुकिए, हमें अभी इन्हें एग्जामिन करने दीजिए। डॉक्टरों ने मोहित को बाहर ही रोक दिया और युवराज को लेकर अंदर चले गए। मोहित बाहर बैठा युवराज के ठीक होने की दुआ मांग रहा था। काफ़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मोहित सामने आकर खड़ा हो गया। भाई, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना वो? देखिए, आप घबराइए मत, वो ठीक हैं। खून में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। अब वो खतरे से बाहर हैं। थैंक यू डॉक्टर, लेकिन वो किसी इमोशनल शॉक में है इस समय, तो प्लीज़ आप उन पर ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा। जी डॉक्टर, मोहित ने कहा और युवराज से मिलने चला गया। वो युवराज के बगल में उसका हाथ पकड़ कर बैठ गया। भाई, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। साक्षी दिल्ली पहुंच चुकी थी। मोहित के फ़ोन करने पर वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। क्या हुआ युवराज को? उसने कमरे में अंदर आते ही कहा। कुछ नहीं, ज़्यादा पी ली थी, लेकिन अब ठीक है वो। मोहित, मुझे पता है युवराज किस मुश्किल से जूझ रहा है इस वक्त, पर इसमें श्रद्धा की कोई गलती नहीं। तुम क्या कह रही हो? ये जो कुछ भी हो रहा है उस श्रद्धा की वजह से ही तो हो रहा है। देखने में तो कितनी भोली भाली लगती थी,
लेकिन लेकिन कितनी शातिर निकली। नहीं मोहित, श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, मेरे साथ बाहर आओ। अब बताओ क्या कहना चाहती हो तुम। श्रद्धा ने उन पेपर्स के बारे में मुझे पहले ही बता दिया था। मैं और श्रद्धा शूटिंग के बाद युवराज को बताने ही वाले थे, पर मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया तो मुझे जाना पड़ा। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये देखो, मैंने युवराज को पहले ही मैसेज करके बता दिया था कि पावर अटॉर्नी के पेपर्स मेरे और श्रद्धा के पास हैं। किसी गलत हाथों में पड़ने से पहले हम इन्हें युवराज को वापस दे देना चाहते थे। साक्षी ने मोहित को पूरी बात बताई और अपने फ़ोन से युवराज को किया हुआ मैसेज भी दिखाया। तुम्हें यह सब पहले से ही पता था साक्षी? इसका मतलब श्रद्धा तो बेकसूर है। हाँ, और यही नहीं, श्रद्धा और युवराज एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, बस किसी से कह नहीं पाए। किसी से क्या, वो तो एक दूसरे से भी कह नहीं पाए। उनकी खामोश निगाहें ही उनके इश्क को बयां करती थी सब। लेकिन इस अना ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया उनके बीच आकर, और मुझे लगता है ये पेपर्स भी उसके पापा के बनवाए हुए हैं, और ये सब करने से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। मुझे तो अना की हरकतों पर पहले ही शक था। इसका मतलब ये हुआ साक्षी के ये सब किया धरा ऐना का है। उसी ने भाई और श्रद्धा के बीच दूरियां खड़ी की, और हो ना हो भाई के फ़ोन से तुम्हारा मैसेज भी ऐना ने ही डिलीट किया होगा। हाँ मोहित, ऐसा ही हुआ है। युवराज को होश आ गया था। आप ठीक हैं भाई? मैं ठीक हूँ मोहित, युवराज ने बैठते हुए कहा। साक्षी युवराज को भी सारा सच बताने ही वाली थी कि मोहित ने उसे रोक दिया। कुछ देर बाद दादी भी वहाँ आ गई। दादी ने युवराज का माथा चूमा। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, लेकिन अभी भी तो नासमझ है मेरे बच्चे। सच का पता लगाए बगैर किसी नतीजे पर पहुंचना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। दादी युवराज से बात कर रही थी। साक्षी मोहित को लेकर फिर से बाहर आ गई। तुमने मुझे रोक क्यों लिया? युवराज को भी तो सच पता चलना चाहिए। हाँ, पर अभी नहीं, डॉक्टर ने मना किया है भाई को स्ट्रेस देने के लिए। स्ट्रेस? यह स्ट्रेस नहीं है, ये तो प्यार है युवराज का, जिसका सच उसे पता चलना चाहिए। तुम जानते नहीं हो मोहित, प्यार की ताकत। पूरी दुनिया हार सकती है, पर किसी का प्यार कभी नहीं हार सकता। उसे श्रद्धा से प्यार है, इसीलिए वो परेशान है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। आज और अभी युवराज को सच बताना होगा। उसका प्यार उसका इंतज़ार कर रहा है मोहित। श्रद्धा उसका इंतज़ार कर रही है। तुम नहीं जानते मोहित, जब किसी से प्यार होता है ना, उसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाने से भी डर नहीं लगता, और यही वो दोनों कर रहे हैं। मैं जानती हूँ प्यार को खोना कैसा होता है, और किसी और से उसको प्यार नहीं खोने दूंगी मैं। मोहित उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। साक्षी की आंखों में ऐसी तड़प पहली बार देखी थी। वो मोहित को वहीं छोड़कर अंदर कमरे में चली गई। युवराज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। साक्षी, तुम यहाँ कह सकती हो, यहाँ दादी के अलावा कोई और नहीं है। तो ठीक है, फिर सुनो। श्रद्धा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। ये सब किया धरा ऐना के पापा का है, जिस हथकंडे को अपनाकर अब वो तुम्हें और तुमसे तुम्हारी कंपनी को छीनना चाहते हैं। उसी ने तुम्हें वो पेपर्स गलत तरीके से दिखाए ताकि तुम्हें श्रद्धा के खिलाफ कर सके। बल्कि श्रद्धा ने वो सारे पेपर्स मुझे पहले ही दिखा दिए थे, लेकिन मुझे किसी काम की वजह से बैंकॉक जाना पड़ा, और जब मुझे इस बारे में पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये देखो, ऐना के बताने से पहले मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया था, और तुमने वो मैसेज बिना देखे श्रद्धा पर झूठा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। अरे वो पगली तो तुम्हें पसंद करने लगी थी युवराज। ये क्या कर दिया तुमने? युवराज ने वो मैसेज देखा तो आंखें खुली रह गई। इसका मतलब उसके दिमाग में दादी की बातें घूमने लगी, जो कुछ देर पहले दादी युवराज से कह रही थी, और वो पल भी जब उसने श्रद्धा पर छोटा इल्ज़ाम सच मानकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि कहीं ना कहीं उसके दिल में टीस थी और दिल यकीन न करने पर बोले जा रहा था। लेकिन ऐना ने ऐसा पहिया घुमाया कि सब सच ही नजर आने लगा था। इस वक्त युवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा था। साक्षी, मुझे जल्दी से श्रद्धा के पास ले चलो, अब मैं और दर्द नहीं देना चाहता उसे, युवराज ने छलकती आंखों से कहा। दर्द नहीं देना चाहता? और जब 2 दिन से तुम शराब के नशे में बेहोश पड़े थे, तुमने सोचा श्रद्धा के बारे में थोड़ा भी? न जाने उस पर क्या बीत रही होगी। साक्षी का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। उसकी इतनी कड़वी बातें सुनकर युवराज के आंसू निकल आए थे, क्योंकि जो सब वो कह रही थी सच ही तो था। कुछ देर बाद युवराज की सांसें उखड़ने लगी। साक्षी और दादी उसे संभालने लगी, तभी मोहित अंदर आ गया। क्या हुआ भाई? डॉक्टर को बुलाओ। मोहित चिल्लाने लगा। हमने आपसे कहा था इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, मुझे श्रद्धा के पास जाना है, कहते हुए वो खड़ा होने लगा।
डॉक्टर ने युवराज को जैसे तैसे शांत किया। भाई मैं अभी श्रद्धा को लेकर आता हूँ, मोहित ने कहा और जल्दी से वहाँ से निकल गया। इधर सभी लोग युवराज को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। मोहित जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा उसे कुछ समझ नहीं आया कि वहाँ क्या चल रहा है। बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। वो भीड़ को काट कर जैसे ही अंदर गया उसके होश उड़ गए। सामने श्रद्धा ज़मीन पर गिरी हुई थी। अचानक किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मर चुकी है वो। मोहित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो भागकर श्रद्धा के पास पहुंचकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तभी श्रद्धा के हाथ की मुट्ठी खुली जिसमें से एक पर्ची निकलकर मोहित के पास गिर गई। बहुत कोशिश के बाद भी श्रद्धा नहीं उठी। मोहित इस वक्त बहुत ज़्यादा हताश था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस वालों ने उसे बाहर जाने को कहा। वो उस पर्ची को अपने हाथ में दबाकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया और सड़क किनारे बैठ गया। श्रद्धा के साथ बस में उसकी पहली मुलाकात और ऑफिस की मुलाकात, उसके साथ बिताए सब पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। ये क्या अनहोनी हो गई हम लोगों से। श्रद्धा तुम इतनी कमज़ोर कैसे निकली कि अपनी जान ही दे दी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो रोते हुए कह रहा था और ख़ुद को भी कसूरवार मान रहा था। 2 साल बीत चुके हैं। ऑफिस में आज आम दिनों की तरह ही हलचल थी। साक्षी अपने कैबिन में बैठी हुई किसी काम में व्यस्त थी। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। हेलो मैम, मैं आई कम इन? ओ आराध्या, तुम अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? वो मैम मोहित सर को ये डिज़ाइन दिखानी थी पर। आराध्या ने नर्वस होकर कहा। हाँ मुझे पता है तुम्हें डर लगता है मोहित से बात करने में, पर वो इतना भी नहीं डांटता जितना तुम उससे डरती हो। मैम मैं आपसे एक बात पूछूं? ज़रूर पूछो। मैम मेरी शक्ल श्रद्धा मैम से मिलती है, ऐसा क्यों है? मुझे नहीं पता और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं, पर मोहित सर मुझसे क्यों नाराज़ रहते हैं जबकि मैंने कोई गलती भी नहीं की है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये गलती उस रात की है जिस रात श्रद्धा की मौत हुई थी। ऐसा क्या हुआ था उस रात जो आज तक आपने या किसी ने मुझे कभी नहीं बताया? साक्षी धीरे धीरे पुराने राज खोलने लगी। उस रात वो हुआ जिसके लिए भगवान को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। जिस वक्त युवराज को मैंने ऐना का झूठ बताया था और श्रद्धा के बेकसूर होने की सच्चाई बताई थी, युवराज की तबीयत उस वक्त बिगड़ने लगी थी। उसके ज़ुबान पर बस एक ही नाम था, वो था श्रद्धा। इसीलिए मोहित श्रद्धा को वापस लाने पुलिस स्टेशन चला गया। लेकिन ना जाने कहाँ से एक तूफान आ खड़ा हुआ था। वहाँ जाकर देखा श्रद्धा की मौत हो चुकी थी। उसने अपने सर पर गोली मार ली थी, लेकिन अपना एक आखिरी खत छोड़ गई थी। मोहित खून से लथपथ हताश होकर पुलिस स्टेशन से निकल आया और कुछ दूर सड़क के किनारे बैठ गया। हम सभी को जैसे खबर मिली तो आंसुओं के जैसे बाढ़ आ गई थी। आरती श्रद्धा की दोस्त, उसका पहले से ही बुरा हाल था। जैसे ये खबर श्रद्धा की माँ को पता चली, दिल्ली पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। श्रद्धा के जाने का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। उधर श्रद्धा की माँ इस दुनिया में नहीं रही। इधर युवराज को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे बस श्रद्धा से मिलना था। हम सभी ने मोहित को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, पर मोहित का फ़ोन बंद आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि श्रद्धा की सांसें अभी भी चल रही थी, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मैं वहां से सीधा हॉस्पिटल निकल गई, पर रास्ते में तूफान और बारिश बहुत बढ़ चुके थे। मुझे पता चला कि श्रद्धा की एम्बुलेंस जाम में फंस गई है। रास्ते में जगह जगह पानी भरा हुआ था। मैंने फ़ोन पर चेक किया, श्रद्धा की एम्बुलेंस जहाँ फंसी है वहीं पास में वो हॉस्पिटल है जहाँ युवराज एडमिट था। मैंने तुरंत हॉस्पिटल फ़ोन किया और श्रद्धा को वहाँ से उसी हॉस्पिटल ले गए। पर साक्षी चुप हो गई। पर क्या हुआ मैम? पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। साक्षी ने कहना जारी रखा। डॉक्टरों ने बताया कि गोली श्रद्धा के सर में लगने की वजह से वो कोमा में चली गई है। अगर ऑपरेशन करके उस गोली को बाहर नहीं निकाला तो श्रद्धा अपनी पूरी याददाश्त खो सकती थी और उसकी जान भी जा सकती थी। श्रद्धा आज भी जिंदा है, पर युवराज से काफ़ी दूर। मोहित ने उसे 24 घंटे डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा, ताकि जब भी उसे होश आए तो वहाँ उसे कोई संभाल सके। मतलब श्रद्धा मैम जिंदा है? आराध्या ने चौंकते हुए कहा। हाँ, पर मोहित सर ने कभी उनके बारे में बताया क्यों नहीं? और वो मुझसे इतने नाराज़ क्यों रहते हैं? उस रात डॉक्टरों ने श्रद्धा को तो बचा लिया, पर युवराज की हालत नाजुक हो रही थी। उस वक्त ना तो युवराज को श्रद्धा के बारे में कुछ बता सकते थे, ना ही कुछ छुपा सकते थे।
मैंने सोच लिया था जो होगा देखा जाएगा, पर युवराज को श्रद्धा की तबीयत के बारे में बताना ही होगा। पर जैसे ही मैं युवराज को बताने पहुंची, मुझे तुम मिल गई। हाँ मैम, उस रात बारिश की वजह से मैं हॉस्पिटल में फंस गई थी। हाँ, तुम्हारी शक्ल श्रद्धा से मिलती थी, इसीलिए एक तुम ही थी जो युवराज को बचा सकती थी, और इसीलिए मैंने तुम्हें युवराज से मिलवा दिया। वो रात जैसे तैसे कट तो गई, मगर मोहित जब हॉस्पिटल आया तो वो तुम्हें देखकर चौंक गया। तब मैंने उसे उस पूरी रात की बात बताई, मगर वो गुस्सा इस बात से नहीं था कि मैंने तुम्हें श्रद्धा बनाकर युवराज से मिलवाया, बल्कि इस बात से था कि मैंने युवराज से झूठ बोला और इस झूठ के सहारे ही आज 2 साल निकल गए। साक्षी कहते कहते रुक गई। तो इसीलिए मोहित सब मुझसे नाराज़ रहते हैं। हाँ, उस दिन के बाद से हम सबकी जिंदगियां बदल गई। आज भी इस कंपनी का मालिक युवराज ही है, मगर उसके सारे काम मोहित करता है। युवराज आज भी श्रद्धा को याद करता है। तुम्हें देखकर उसे सिर्फ कुछ पल के लिए सुकून तो मिलता है, पर प्यार तो उसे अपनी श्रद्धा से ही है। उसकी दवाई से लेकर उसकी हर एक ख्वाहिश तक युवराज के कहने से पहले ही मोहित उसे पूरी कर देता है। साक्षी बताती थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। साक्षी ने फ़ोन उठाया। मोहित का फ़ोन था। साक्षी, साक्षी, श्रद्धा को होश आ गया है, मोहित ने खुश होते हुए ज़ोर से कहा। क्या? सच सच कह रहे हो ना तुम? साक्षी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो ऑफिस का सारा काम छोड़कर उससे मिलने चली गई। आराध्या भी खुशी खुशी युवराज के पास चली गई। साक्षी और मोहित की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। श्रद्धा के पास जाती साक्षी ने उसे गले लगा लिया। मोहित भी उसे देखकर बहुत खुश था। आज फिर से साक्षी की आंखें भर आई थी। मोहित के फ़ोन की घंटी बजी। जी इंस्पेक्टर साहब बोलिए। जी वो मिस एना फर्नांडिस, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। उन्होंने अपने सर में गोली मार ली है। ये सुनकर मोहित पुरानी बातों में खो गया। जिस वक्त मोहित सड़क किनारे हाथ ने श्रद्धा की वो पर्ची तामे हताश बैठा था, उसी वक्त उसने ऐना को जेल पहुंचाने का मन बना लिया था। उस पर्ची में कुछ और नहीं, ऐना का नाम लिखा था। और उसी रात वो ऐना के घर पहुंचा जहाँ ऐना नशे में चूर थी, और मोहित ने उससे सारा सच उगलवाकर रिकॉर्ड कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। हेलो सर, आप सुन रहे हैं ना? इंस्पेक्टर ने कहा तो मोहित की तंद्रा टूटी। देखिए, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, आप यहाँ कॉल मत कीजिए, मोहित ने कहा और छट से फ़ोन काट दिया। अब बारी थी जो जुदा दिलों के मिलने की, युवराज श्रद्धा के मिलने की, जिन्होंने ज़बान से कभी कुछ नहीं कहा, निगाहों से ही सब बयां किया। साक्षी ने पहले ही मन बना लिया था कि ये कहानी जहाँ शुरू हुई थी अब वहीं ख़त्म होगी। साक्षी श्रद्धा को लेकर और मोहित युवराज को लेकर देहरादून के लिए निकल गए। मसूरी की वादियों में जहाँ सूरज की पहली किरण पड़ती है, वहीं दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो एक अनका एहसास दोनों को छू गया। क्या रिश्ता था उनके बीच, न कभी कोई बात न कभी कोई इजहार, फिर भी एक दूसरे के लिए दिल में प्यार। दोनों हाथों में हाथ लिए जैसे पूरी दुनिया से दूर चले जा रहे थे। श्रद्धा, युवराज ने हौले से पुकारा तो श्रद्धा ने प्यार से उसकी निगाहों में देखा, जहाँ उसके लिए इश्क का एक खूबसूरत जहाँ आबाद था। दोनों की खामोश निगाहें आज भी बहुत कुछ बोल रही थी, जो अल्फाजों की मोहताज नहीं थी। खामोश निगाहों में जो इजहार छुपा था वो लफ्ज़ों में कहा जाता तो मोहब्बत छोटी लगती। आज दोनों के बीच कोई दूरियां नहीं थी, ना ही वो 2 साल का फ़र्क महसूस हुआ, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत, बस मोहब्बत ही मोहब्बत। ऐसा लग रहा था मानो पूरी कायनात उन दोनों के मिलने की आज खुशी मना रही हो। फ़ज़ाओं में जो सुकून आज दोनों ने महसूस किया वो ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। मध्यम मध्यम सी बहती हवा उनके चेहरे को छू रही थी। श्रद्धा उसे महसूस कर रही थी कि एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई। दीदी, ये बलून ले लो प्लीज़। उस लाल रंग के बलून को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने वो बलून लेकर हवा में उड़ा दिया। युवराज ने प्यार से उसका हाथ थामा और अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया, जहाँ एक चमचमाती ऑडी उनका इंतज़ार कर रही थी। श्रद्धा ने हैरानी से युवराज की तरफ देखा, जिसकी खामोश निगाहों ने बयां कर दिया, ये तुम्हारे लिए। खुशी और गम के मिले जुले भाव से उसकी आंखें छलक आई। आज उसका सपना तो पूरा हुआ, लेकिन उसकी माँ अब उसके साथ नहीं थी। युवराज भी उसकी खामोश नम निगाहों ने सब समझ गया और खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये अपने इश्क को महसूस कर रहे थे। सूरज की सुनहरी रोशनी दोनों के चेहरों को जैसे छू रही थी। युवराज ने श्रद्धा के माथे को चूमा, तभी मोहित ने वो पल अपने कैमरे में कैद कर लिया। खामोश निगाहों ने जो कहा वो लफ्ज़ कह ना पाए।
इश्क तो रूह से था, ज़बां तक पहुंच ना पाए। जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।